बॉर्डर पर खूनी झड़प के बीच चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया है। अभी चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देश तनाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल के जरिए दोनों देशों में बातचीत चल रही है, यह बताया जा रहा है। यह पहला ऑफिशियल बयान एक तरीके से आप मानिए जो चीन की तरफ से आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक मिलिट्री दोनों ही चैनल से बातचीत हो रही है और दोनों देश टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है और यह अहम बयान माना जा सकता है कि चीन का विदेश मंत्रालय यह कह रहा है। लेकिन इस बयान में भी चीन में जो कैजुअलिटीज हुई उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि चीन के इस बयान पर क्या इस पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि चीन तो पहले भी कह रहा था कि हम बातचीत चाहते हैं, हम कोई तनाव नहीं चाहते, और उस तनाव न चाहते चाहते कहां से कहां तक हालात पहुंच गए वो हमने देखा है। तो वो बयान पहले आपको सुनवा देते हैं। To ease the border situation, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels, seriously violated the consensus, crossed the line of actual control for illegal activities, and provoked and attacked Chinese personnel, which led to fierce physical confrontation between the two sides, border troops, and resulted in casualties. China has lodged strong protests and stern representations with the Indian side. We once again solemnly ask the Indian side to act on our consensus, strictly discipline its frontline troops, not cross the line, not make provocations, and 双方通过外交和军事渠道 have been in close communication to resolve the relevant matters through diplomatic and military channels. तो चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने भी माना कि कैजुअलिटीज हुई हैं चीन के तरफ, और वो कह रहे हैं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है और इसके क्या परिणाम आएंगे अब तो ये देखना होगा। लेकिन चीन ने लद्दाख के गलवान में धोखे की भारी कीमत चुकाई है। 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं और जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। आपके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन मनीष का ले लूं। मनीष, ये जो पूरा बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए सुशांत, ये बिल्कुल क्लियर था कि विदेश मंत्रालय जो चाइना का है वो अब से कुछ देर बाद औपचारिक बयान देगा और ठीक उसी के आधार पर ये ग्लोबल टाइम्स पे प्रोजेक्शन शुरू कर दिया गया था। आप ये समझिए कि दोहरी रणनीति के साथ चीन एक तरफ जहां डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि हम फेस ऑफ को डाइल्यूट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का वायलेंट फेस ऑफ हो, और वहीं मिलिट्रीली लगातार अग्रेशन इंक्रीज करता है। दरअसल ये पूरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर सोचे समझे तरीके से चाइनीज पीएलए और चाइना की तरफ से यह बयान आया है। अब इसमें आप देखिए एक अहम बात कही गई है कि दोनों देशों के पास मैकेनिज्म मौजूद है और किसी भी हालात को सुलझाने के लिए हम दोनों के दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है चाइना का, उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए भारतीय सेना चाइना के एरिया में गई, जो कि बिल्कुल गलत था, बिल्कुल, और इसको भारतीय सेना ने औपचारिक। मनीष, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। एक सैटेलाइट इमेज भी आई है जो गलवान वैली की सैटेलाइट इमेज है, और दर्शकों को वो सैटेलाइट इमेज दिखाना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि वहां पर हालात क्या हैं। ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप सांप नुमा हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी हिस्से दिख रहे होंगे। ये गाड़ियां बताई जा रही हैं, कुछ तंबू बताए जा रहे हैं, और ये गलवान वैली का इलाका है जहां पर तनाव हुआ, जहां पर हालात बिगड़े, उस इलाके की सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं। मनीष, जरा बताइए इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है।
देखिए इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का जो एरिया, जो कि मेन वायलेंट फेस ऑफ का मेन एरिया था, उसके ठीक पीछे का एरिया है। करीबन 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर ईस्ट की बात जो हम कह रहे थे और जो हम लगातार कह रहे थे कि भारतीय सेना ये बात कह रही है चाइनीज पीएलए को कि अप्रैल 2020 का स्टेटस को मानना होगा। दरअसल उसी का जो इस समय चाइनीज डिप्लॉयमेंट है, जिसको लेकर भारतीय सेना लगातार ये कह रही थी कि डिसएंगेजमेंट के अनुसार आप जो लगातार बातचीत हो रही है उसके अनुसार आप उसका पालन कीजिए और वापस जाइए। लेकिन ये इस समय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये जो कतार में आपको दिखाई दे रहा है इमेज नंबर 1 में, जो ये लंबी सी लाइन है, दरअसल ये गलवान नाले के साथ का एडजॉइनिंग एरिया है जो कि सीधा श्योक में आके मिलता है। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दरअसल ये रोड हेड है और ये रोड हेड पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, माउंटेड आर्टिलरी व्हीकल्स और उसके साथ साथ उनके व्हीकल्स करीबन 100 से 150 की संख्या में क्रमबद्ध क्रम यानी सीक्वेंस के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। एक आपको व्हाइट पैच दिखाई देगा, दरअसल वो व्हाइट पैच वो कैंप है, टेंट है जहां पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट है और ये बिल्टअप एरिया है। यानी ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से ईस्टर्न साइड पर करीबन 3.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर से लेकर मनीष, एक काम करता हूं, मैं इस बड़ी वॉल पे जरा दर्शकों को दिखाता हूं करीब से कि आप जो बात बता रहे हैं उसका जिक्र जब हम बड़ी वॉल पर करेंगे दर्शकों को समझ में आएगा कि ये वो गलवान वैली का इलाका है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और यहां पर अगर आप गौर करेंगे ये छोटे छोटे हिस्से जो आप दिख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये चीन की जो गाड़ियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और ये जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं ये दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि टेंट बनाए हैं चीन ने, उसकी तस्वीर है। और ये जहां पर झड़प हुई उससे कुछ किलोमीटर पीछे का हिस्सा है, मतलब उससे थोड़ा पहले का हिस्सा है जहां पर चीन के सैनिक हैं और इसी तरीके से दूसरे हिस्से में भारत के सैनिक भी होंगे। और ये तस्वीर सैटेलाइट इमेज जो है वो उस गलवान वैली के इलाके को दिखा रही है। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, मुझे नहीं पता आपके पास अगर कोई स्क्रीन हो, आप देख पा रहे हो ये तस्वीरें। सैटेलाइट इमेज में बड़ी संख्या में चीन की गाड़ियां दिखती हैं और कुछ टेंट दिखते हैं। क्या ये सामान्य है गलवान वैली में इस तरीके का वहां पर टेंट और गाड़ियों का दिखना? देखिए, मैं आपकी इमेज तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परसों की रात जो गलवान वैली में हुआ है उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा रेखा चीन लांघ चुका है। पिछले 53 वर्ष भारत चीन सीमा पर कोई काइनेटिक एक्शन मेजर नहीं हुआ था। 1967 के बाद कोई मेजर काइनेटिक एक्शन नहीं हुआ था और एक छोटा सा 75 में पेट्रोल एक एम्बुश किया था हमारे असम राइफल के पेट्रोल को, जिसमें 4 शहीद हुए थे। नहीं तो कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ये जो है हमको बिल्कुल ये मानकर चलना चाहिए कि ये जो इन्होंने किया है एक झटके में, जो हमारे एक ऑफिसर और जो 20 जवान शहीद किए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है एक चुनौती है, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। ठीक है साहब, ये बात ठीक है। दूसरी की हमने भी 43 मारे हैं, लेकिन ये उनको जिंदा नहीं करता जो हमारी बहुत प्रेशियस जाने गई है। और हमको ये बिल्कुल अब चीन को क्लियर कर देना चाहिए कि thus far and no further। साहब, अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप शांति चाहते हैं आपको युद्ध के लिए तैयार होना अनिवार्य होगा। तो आप कह रहे हैं युद्ध होगा? हेलो, मैं कह रहा था कि आपको जो है चीन को क्लियर मैसेज देना होगा कि ये मजाक नहीं, ये धक्का मुक्की का दौर अब आपने कातिलाना कर दिया है। और एक झटके में हमारे जो है इतनी कैजुअल्टी हुई है, आपकी भी कैजुअल्टी हुई है, वो तो है, लेकिन ये एक सीरियस एस्केलेशन है और इसके आगे अब आपको सोच समझ के चलना होगा। क्योंकि हमने जो हथियार दे रखे हैं अपने ट्रूप्स को, हमने जो हथियार दे रखे हैं अपने ट्रूप्स को, वो बेवजह नहीं है। हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट देना यार। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है बख्शी साहब? हाँ जी, मेरे को आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हम आपकी सारी बातें सुन रहे थे। मैं बस ये पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसमें जोड़ते हुए, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब युद्ध जैसे हालात हो गए और युद्ध होगा? देखिए साहब,
में युद्ध के बहुत स्तर होते हैं। सीधा ये हमारे देश में एक बड़ा विकल्प है कि या तो तीसरी बड़ी जंग होगी, ये तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम केवल शांति की बातें करके अपने दांत जब तक गिर ना जाए तब तक हम करते रहेंगे। साहब, ये बहुत सारे विकल्प आपके बीच में है। मैं आपको 1967 की याद दिला रहा था। उस वक्त भी धक्का मुक्की होती थी और उसके चलते हमारे जवान हिचकिचाते थे फायर खोलने में। वो जब नाथुला पे झड़प हुई, चीन का एक सीनियर कमांडर, उसको चोट लगी, वो अपने ट्रूप्स को वापस ले गया, बंकर खोले, लूप होल खोले और बोला पीछे हटो नहीं तो फायर करूंगा। हमने सोचा कि धक्का मुक्की होगी, कहां फायर होगा, और उन्होंने फायर खोल के हमारे 50 जवान शहीद किए थे। फिर जाके हमने अपना फायर खोला, फिर तो अच्छा कड़ा जवाब दिया, तोपों का फायर खोला और कोई 600 से 800 चीनी सैनिक मारे गए। अब आपको भी कुछ 1967 जैसा करना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारे यहां एक तबका है जो कि आत्मसमर्पण तबका है कि लेट जाओ चीन के सामने, कुछ सोचो भी मत, उस तरफ झांको भी मत कि युद्ध होगा क्योंकि चीन पाकिस्तान से अलग है। अरे क्या अलग है साहब, आप भी तो अलग हैं। 1962 के बाद एक दूसरी फौज है बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि आत्मविश्वास के साथ जाइए, ठीक है, मजाक मत होने दीजिए, तमाशा मत होने दीजिए। 1,80,000 करोड़ हम हर साल खर्चा करते हैं हथियार खरीदने पे, इसलिए कि हम जब लड़ाई आए तो हम लाठी और पत्थर और कांटे की तार से लड़े। ठीक है, आप कह रहे बड़ा मैसेज देना होगा, तो बड़ा मैसेज में अगर एक्शन भी करना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे सहयोगी अमित पालित हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अमित, आप जो ये सैटेलाइट इमेज है इसको थोड़ा और क्लोजली दिखा सकते हैं? बिल्कुल सुशांत, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि फिलहाल वहां पर क्या हालात है। तो आप ये तो देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये गलवान नदी का इलाका है और जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इतने सारे, आप देखिए कि कितने सारे यहां पर जो मौजूद हैं, ये गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। मैं इसको जरा और एनलार्ज करता हूं, आप देखिए यहां पर आप समझ पाएंगे। ये नदी का इलाका है और आप देखिए यहां से जो पूरा नदी का ये इलाका है और इसके आसपास आपको जो यहां पर नजर आ रही है चीजें, वो है गाड़ियां हैं, यहां पर टेंट्स लगे हुए हैं। देखिए ये पूरे लाइन से आप देखिए ये नदी के किनारे कितना बिल्डअप आर्मी का हुआ है। यहाँ पर जो सैनिक है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं लगातार, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक टेंट भी हो सकते हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर आप मूवमेंट यहाँ पर देखिए कि कितनी ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर हुई है फौज की। एक बार मैं आपको दूसरा साइड भी दिखाता हूँ। ये अगर ये नदी है, आप देखिए कि ये नदी है और नदी के किनारे किनारे कितना बिल्डअप है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सैकड़ों यहाँ पर आपको टेंट या फिर गाड़ियों जैसी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर है, बिल्कुल लेटेस्ट पिक्चर है और ये गलवान नदी है जहां पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोका है। आप ये देखिए कि इलाका कितना दुर्गम है। यहाँ पर सब ये पहाड़ियां हैं, सारी पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों से बताया जाता है किस तरह से पत्थर फेंके गए थे हमारे सैनिकों के ऊपर। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉलम्स देखिए, यहाँ पर एक साथ बहुत सारे टेंट नजर आ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर टेंट्स हैं, उसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए आपको टेंट्स नजर आ गए। लेकिन साथ में यहाँ पर देखिए ये है जो यहाँ पर लग रहा है कि जो व्हीकल्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स लग रहे हैं जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है गलवान रिवर का, आप देखिए कि कितना यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर सैनिक अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, जहाँ पर अमित पालित, आपने बहुत करीब से दिखाया है कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां या टेंट नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह भी जुड़ गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। लेकिन मनीष, पहले जरा आप ये समझाइए, ये जो सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ये क्या चीन के हिस्से में आता है या ये भारत का हिस्सा है जहां चीन के सैनिक दिख रहे हैं? और इतने बड़ी संख्या में दिखना, क्या ये सामान्य है वहां के लिए? सुशांत, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझनी होगी कि दरअसल ये भारतीय हिस्सा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बेहद करीब का जो रोड हेड एरिया है, वहां पर ये एक नैरो रोड हेड है और इसी रोड हेड के ऊपर करीबन 100 से ज्यादा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो भारतीय सेना की बीएमपीज हैं, ठीक उसी के इक्विवेलेंट है। और बख्तरबंद गाड़ियां चाइनीज पीएलए की वो हैं जिस पर वो बैठकर आए थे। साथ में हैवी व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं और आप एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो मिलिट्री तौर पर ये पूरी सीक्वेंसिंग के आधार पर करीबन 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर हैं। उसके अलावा जो बाकी गाड़ियां हैं
हैवी व्हीकल्स हैं वो मौजूद है, आर्मर्ड और आर्टिलरी और माउंटेड आर्टिलरी यहां पर मौजूद है। और यही वजह है कि ये चिंता का विषय था। बिल्टअप एरिया लगातार भारतीय सेना इसको कह रही थी। 3 डिव कमांडर जो मेजर जनरल बाप्टा हैं वो भी इस बात को रख रहे हैं चाइनीज पीएलए और काउंटर पार्ट के आगे कि आप इस पूरे एरिया को पीछे जाइए, जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है उसको मेंटेन कीजिए। लेकिन आप जो सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, दरअसल इसमें एक व्हाइट पैच, 2 व्हाइट पैच आपको दिखाई दे रहा है और ये व्हाइट पैच दरअसल चाइनीज पीएलए का एक बिल्टअप है और यहीं पर उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। दरअसल ये परमानेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो सोर्सेज है आर्मी हेडक्वार्टर में वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इसी के ईस्ट के 5 किलोमीटर पीछे जाने की बात हुई थी और डिसएंगेजमेंट में ये तय हुआ था कि इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के इस लाइन जो आपको रोड दिख रहा है, इस रोड हेड से पीछे की तरफ करीबन 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। लेकिन चाइनीज पीएलए अभी भी, क्योंकि लेटेस्ट इमेजेस हैं और लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं जो बिल्कुल क्लियर बताती है कि चाइनीज पीएलए ज्यों का त्यों खड़ा है। एक और बात इसमें बताना जरूरी है, जिस समय सैटेलाइट इमेजेस आई उसी समय जो इस समय चाइना के फॉरेन स्पोक्सपर्सन हैं जाओ जिलैन, उन्होंने इस बात को कहा है कि भारतीय सेना चाइनीज पीएलए के एरिया में आई। तो ये फिर से बता दें हम आपको, भारतीय सेना के टॉप सोर्सेस के द्वारा भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया और ये तस्वीरें बिल्कुल साफ बताती है और ये इमेजेस बताती है। जी, हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। जनरल सिंह, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें मनीष हमारे सहयोगी बता रही है, सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि एक तो चीन के जो सैनिक हैं, जो टेंट हैं, वो भारत के हिस्से में दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। और अगर ये तस्वीरें वाकई वो बयां कर रही हैं जो इन तस्वीरों में दिख रहा है, तो फिर ऐसा लग नहीं रहा कि चीन पीछे जाने के मूड में आया है। देखिए, ऐसा है, चीन की एक पद्धति है, चीन सलामी स्लाइसिंग के तौर पर चलता है, 2 कदम लेता है और फिर 1 कदम पीछे हटने का नाटक करता है। लेकिन उस 1 कदम पीछे हटने में 1 कदम तो उसने अपने हिस्से में कर लिया। ऐसा ही कुछ उसने डोकलम के इलाके में किया, जिसको हम डोलम क्षेत्र कहते हैं। जहां पर फेस ऑफ हुआ वहां से थोड़ा पीछे हट गए और पीछे आकर अपना पूरा 26 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, हेलीपैड, ये सब बना ली। अब आपके श्रोताओं को इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि चीन के पास उनका जो भूगोलिक या टेरेन इस तरीके से है कि वहां से बख्तरबंद गाड़ियों को लाना आसान है। मैं खुद आर्मर्ड कोर से हूं। मैंने सिक्किम में जब मैंने कोर कमांड की थी तो वहां पर हम बख्तरबंद फौजों का अभ्यास कराते थे और जब भी हम अभ्यास करते थे तो हम इस चीज का ध्यान रखते थे कि हम चाइना की तरफ कैसा सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करते थे, हम अपनी नफरी को एक कंट्रोल संख्या में रखते थे। इन सब चीजों को नकारा करके जो हमारी संधियां हैं उनको भूलकर आप इतनी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां ले आइए, क्योंकि आपकी ट्रेन आपको ये फायदा देती है और वहां से आकर उस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर लीजिए। और देखिए सर, ये तो तय है कि चीन इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां आया है तो कुछ सोच समझ कर आया है और एक साजिश के तहत आया। अब भारत का रिस्पांस क्या हो, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मनीष, एक बात और ये बताइए कि ये इमेजेस हैं कब की? ये रिसेंट टाइम की है और जो सोर्सेज बता रहे हैं वो 16 के लगभग की है, यानी उस दिन की जिस दिन ये वायलेंट अग्रेशन हुआ, चाइनीज फेस ऑफ हुआ। और दरअसल इसमें जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, यहीं पर सुबह ब्रिगेडियर लेवल बातचीत हुई थी। उसके साथ साथ कमांडिंग जो सीओ रैंक ऑफिसर हैं वो वहां पे मौजूद थे और उसी दौरान ये पूरा तय किया गया जो बिल्टअप एरिया है चीन की तरफ का और खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर गलवान के इलाके में चाइनीज पीएलए ने घुसपैठ की है, वो अंदर की तरफ आया है अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के साथ, उसके साथ साथ माउंटेड आर्टिलरी गन्स लेकर आया है। क्योंकि शाहीन एक्सरसाइज चल रही थी, उस एक्सरसाइज में जितने भी जवान थे उन सबको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस लद्दाख रीजन पे उसने डिप्लॉय किया। पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया और यही वजह है कि जहां पर उसने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। पहले चाइनीज पीएलए फिंगर 8 पे तैरता था पेंगोंगसो के, लेकिन वो आगे की तरफ आकर स्टैटिक पोजीशन उसने फिंगर 5 पर रखी और फिर उसके बाद गोगरा पोस्ट पर अग्रेशन दिखाते हुए यहां पर अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया। और खासतौर पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, इन 3 एरियाज को डोमिनेट करने की कोशिश की और ये इमेजेस बिल्कुल क्लियरली मेंशन करती है और बताती है। अगर आप देखेंगे इस इमेज
इमेज में भी, तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट जो 14 है उससे करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जो रोड हेड है उसके पास की तस्वीर है। और क्लियरली इसमें जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं और साथ में जो बिल्डअप है चाइनीज पीएलए का वो इसमें दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो व्हाइट पैच दिखाई दे रहा है, गाड़ियां सीक्वेंस में दिखाई दे रही हैं। और ये करीबन जो इंडियन आर्मी के सोर्सेज हैं जो इस समय ऑपरेशंस देख रहे हैं और साथ में 14 कोर के सीनियर ऑफिशियल्स, उनके मुताबिक करीबन 100 से 150 की संख्या में ये वो हैं जो कि इस समय सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये करीबन 600 से 700 की संख्या में गाड़ियां थी जिसमें हैवी व्हीकल्स माउंटेड। मनीष, मैं चाहता हूं थोड़ा ये तस्वीरें हम दर्शकों को और करीब से दिखाएं। ये सैटेलाइट इमेज बहुत गंभीर तस्वीर पेश कर रही है और ये दर्शकों को देखना चाहिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा गलवान वैली का हिस्सा, ये जो आप सांपनुमा हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा गलवान वैली का हिस्सा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा इसको और जूम करके दिखाऊं, ये बहुत डरावनी तस्वीरें हैं और चिंताजनक तस्वीरें। आप देखिए कि अगर इस हिस्से को आप देखेंगे कि ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां और कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये कैसे है? इतनी सारी गाड़ियां यहां पर आप गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 गिनती आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। और इसको समझने के लिए एक बात और देखिए, इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूं कि अगर आप ये देखेंगे इसमें कि इसको अगर हम जूम आउट करें यहां पर तस्वीर, और ये सिर्फ इस छोटे हिस्से में नहीं है जहां पर मैं आपको दिखा रहा था, ये पूरे गलवान वैली में अगर आप देखेंगे, ये पूरे गलवान वैली में इस तरफ भी देखिए, यहां पर भी आपको ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये तस्वीर देखिए, यहां पर भी ये तस्वीर निकल कर आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे आप, ये पूरा हिस्सा जितनी दूर आप देखेंगे यहां कंस्ट्रक्शन और गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये टेंट जैसे हिस्से नजर आ रहे हैं जो एक साथ बने हुए हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए, यहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये सफेद हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है चीन का। ये पूरा हिस्सा भरा हुआ है गाड़ियों से और टेंट से। तो ये अगर भारत का हिस्सा है जैसा मनीष बता रहे हैं, मनीष ये तो बहुत गंभीर तस्वीर है। गाड़ियां ही गाड़ियां, टेंट ही टेंट, और भारत के हिस्से में ये तस्वीर देखकर कोई भी ये कहेगा कि चीन जो है वो पीछे जाने के मूड में है ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आया हुआ है। तस्वीरें सुशांत, ये सैटेलाइट इमेजेस इसको प्रूव करती है। जिस तरीके से इंडिया टीवी ने सबसे पहले रिपोर्ट करते हुए बताया था कि करीबन 4000 से 5000 की संख्या में चाइनीज पीएलए गोगरा और गलवान के इलाके में डिप्लॉय है और करीबन 800 से 1000 की संख्या में पेंगोंगसो के एरिया में है। हमने पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की तस्वीरें भी दिखाई थी, सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें उनकी जो गाड़ियां थी वो दिखाई दे रही थी। लेकिन जब 6 जून को कोर कमांडर लेवल यानी जनरल हरिंदर और साथ में साउथ शिनजियांग कमांड के जो कमांडर हैं मेजर जनरल ल्यूलिन की बीच बातचीत हुई, डिसएंगेजमेंट का दौर हुआ, तो चाइनीज ने अपने तहत मंशा के साथ ये कहा कि वो डिसएंगेज हो रहे हैं और 2.5 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। लेकिन उससे उलट उन्होंने अपना जो पीछे का डिप्लॉयमेंट है उसको चेंज नहीं किया। फर्स्ट लेयर की संख्या जरूर कम की, लेकिन सेकंड लेयर पे जो इमेजेस हैं वो इसको प्रूव करता है कि अभी भी करीबन 150 से 200 गाड़ियां, अगर ऑन एवरेज हर एक गाड़ी में 4 से 5 जवान, क्योंकि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी इसमें शामिल है, और 10 से 12 की संख्या में आप मान लें तो ये संख्या सीधा से सीधा तौर पर 2 से 2,500 के लगभग की संख्या में जवानों की तैनातगी हो जाती है। देखिए मनीष, इसको मतलब समझना बहुत जरूरी है इस समय कि अगर 2 से 2,500 सैनिक वहां पर हैं उस दुर्गम इलाके में, अगर वहां टेंट बनाए गए हैं, अगर इतनी गाड़ियां हैं गलवान वैली में, तो क्या भारत के लिए यह परिस्थिति बहुत मुश्किल है और यहां से चीन को पीछे धकेलना क्या किसी भी लिहाज से मुश्किल होने जा रहा है? कितना मुश्किल होने जा रहा है ये हम तमाम मेहमानों से समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगातार बना हुआ है और उस तनाव की वजहें भी अब कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बाहर आ रही हैं। जो उस रात 15 और 16 की दरमियानी रात हुआ वो तो आपके सामने है, लेकिन इस तस्वीर में जो निकल कर आ रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले एक बार फिर आपको ये सैटेलाइट इमेज दिखाना चाहता हूं। ये गलवान वैली का वो हिस्सा है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन जहां पर झड़प हुई उससे थोड़ा पहले का हिस्सा है, जहां पर अगर आप देखेंगे, पहले तो पूरे इलाके को देखिए, अगर आप देखेंगे पूरी दुर्गम पहाड़ियां हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सारी पहाड़ियां हैं, पहाड़ी इलाका है और ये भी पहाड़ी इलाका है और ये बीच में वैली है। तो अगर इस पूरे इलाके को देखेंगे, किसी भी फौज के लिए अगर उसको कहीं पर भी अगर जाना है तो या तो वो इस वैली के हिस्से से जाएगा, अगर उसको ऊपर से जाना है तो इतना दुर्गम रास्ता है जहां पर जाना, जहां पर कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। बहुत कटीली पहाड़ियां हैं, नुकीली पहाड़ियां हैं और इन पर चलते हुए जाना बहुत मुश्किल है।
अब आपको इस तस्वीर में, इस सैटेलाइट इमेज में जो सबसे खास बात दिखाना चाह रहा था वो दिखाता हूं, और वो है ये तस्वीर। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं। इस वैली में देखिए क्या है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ये देखकर कि कैसे ये यहां से कतार शुरू हुई है इन गाड़ियों की, और यहां तक अगर आप देख रहे हैं, ये जो आपको छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीन की गाड़ियां बताई जा रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, और इनकी संख्या इतनी है कि गिनने बैठिएगा तो गिनते रह जाएगा। 100 से ऊपर गाड़ियां दिख रही हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या नजर आती है। फिर इस हिस्से में आइए, यहां पर आपको ये सफेद हिस्सा जो दिख रहा है, ये टेंट बताया जा रहा है। ये हिस्सा जहां पर कुछ गाड़ियां और हैं, कुछ और टेंट हैं, और अगर इस हिस्से में आप देखेंगे, यहां पर ये देखिए, ये एक साथ गाड़ियां पार्क्ड हैं, ये कुछ और गाड़ियां बताई जा रही हैं, और इसी हिस्से में टेंट भी बनाए गए हैं। अब अगर इस पूरी तस्वीर को हम डिकोड करें तो ये लग रहा है कि चीन बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, सैनिकों के साथ मौजूद है, टेंट्स के साथ मौजूद है, और ऐसे में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। जनरल रॉय, इसमें इस तस्वीर को, जो सैटेलाइट इमेजेस हम दिखा रहे हैं गलवान वैली की, अगर इतनी बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, सैनिक, टेंट के साथ चीन वहां पर है, उसको पीछे धकेलना बहुत मुश्किल होने वाला है क्या भारत के लिए? देखिए, इसके पहले जो कुछ आप सवाल पूछते रहे हैं, मैं उन सब सवालों का जवाब आपको देता हूं। पहली बात तो ये कि इन सब बख्तरबंद गाड़ियां और टेंट जो आप दिखा रहे हैं, ये आज की इमेज हैं, लेकिन इसके पहले जो है, जब से ये कहानी शुरू हुई है, 6 हफ्ते पहले से जो सैटेलाइट इमेजरी है वो भी इन चीज़ों को दिखाती आई है। अध्यक्षों को कहा गया है कि आप इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होइए, और प्रधानमंत्री चर्चा करने जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों से। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब से जो कुछ भी गलवान वैली में हुआ, जिस तरीके से भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, ये बार बार कहा जा रहा था कि भारत क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, सरकार क्यों नहीं वहां पर कोई एक्शन लेती, ये सवाल पूछा जा रहा था। राजनीतिक दल ये मांग कर रहे थे कि हमें ब्रीफ किया जाए कि देश किस दिशा में जा रहा है, देश का एक्शन क्या होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दलों से एक मीटिंग होने जा रही है 19 जून की शाम 5 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग होगी, और यह मीटिंग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ब्रीफ करेंगे तमाम दलों को कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत का रुख क्या है, और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे भारत के बारे में, भारत के स्टैंड के बारे में जानकारी देने के लिए। यह बहुत बड़ी पहल है। जनरल रॉय, आप जानकारी दे रहे थे, उसमें पहले इस पर भी रिएक्ट कर दें आप कि प्रधानमंत्री की यह पहल कितनी इंपॉर्टेंट है, सब राजनीतिक दलों से चर्चा करना। सही भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त जरूर निकल गया है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही वक्त पे आई है ये मीटिंग, और मुझे पक्का यकीन है कि इस मीटिंग के बाद जो है एक आम सेंस निकलेगा, जिसके ऊपर देश एकजुट होकर के ये फैसला करेगा इसकी आगे हमें करना क्या है। अब जो आप सवाल पूछ रहे थे, सबसे पहली बात ये कि ये यहाँ पे आया कैसे। आप जो है सिर्फ अपना जो फोकस है गलवान वैली के ऊपर रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसका फैलाव तो चाइना की जो PLA है, इसके जमावड़े को पेंगांगसो लेक से लेकर के गलवान वैली तक 16,600 फुट की ऊंचाई पर, वहां पे हमारी एयरफील्ड है, वहां पे हमारा एक कंपोजिट बेस भी है आर्मी का। तो उस सबको मिलाकर के इस बात को अगर आप देखेंगे तो जो चर्चा है उसका जो निचोड़ है वो सही निकल पाएगा। ठीक है सर, उस पर भी थोड़ी और चर्चा आपसे करूंगा। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, सिग्नल में कुछ समस्या है, मैं उसको ठीक कराता हूं। मनीष के पास एक बड़ी खबर भी है। मनीष, क्या बता रहे हैं आप? देखिए, इसको देखते हुए सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीका का प्रोजेक्शन किया जा रहा था और लगातार बात कही जा रही थी, मेजर जनरल लेवल रैंक ऑफिसर की बातचीत अभी जारी है, और सांकेतिक तौर पर जो दिल्ली का मैसेज है अब वो वहां पर दिया जा रहा है, पहला। दूसरी बात, आपको एक बार फिर से मैं सैटेलाइट इमेजेस पे ले जाऊंगा, और यही मेन कारण था कि जो बिहार यूनिट के 16 बिहार के सीईओ थे, साथ में अपनी पलटन के साथ वो आगे की तरफ पहुंचे, और उन्होंने चाइनीज PLA के ऑफिसर, जिसमें उनका कमांडिंग ऑफिसर भी था और साथ में जो उनके अदर रैंक्स भी मौजूद थे और जवान थे, उनको यही कहा कि दरअसल ये जो लाइन पूरी तैयार है, और ये जो गलवान नाले के साथ साथ श्योक पे आते हुआ ये पूरा स्ट्रेच है, दरअसल यहां से अपनी गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल, माउंटेड आर्टिलरी गन्स, इन सब को वो पीछे की तरफ ले जाए, और खासतौर पे जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट
के दौरान ये बात तय हुई थी कि ईस्ट में 5 किलोमीटर पीछे की तरफ जाएंगे, उसका पालन करें, और यही अब एक बार फिर से कहा जा रहा है। दूसरी बात, आप इसका इंटरप्रिटेशन आप ये समझिए कि अब ये जो 19 तारीख तक का वक्त है, यानी आज से लेकर 19 तारीख तक का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, और ये बफर टाइम है भारतीय सेना के लिए भी। आप इसमें मिलिट्रीली एक्शन देखें या फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक एक्शन देखें, तो ये जो कंडीशन है, ये मान के चलिए आज से लेकर 29 तारीख के बीच में एक पॉजिटिव नोट, कुछ ऐसा इसका आउटकम निकलने वाला है जो सांकेतिक तौर पर दुनिया के लोगों के लिए भी एक संकेत होगा, और साथ में यहां पर जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें प्रधानमंत्री इस बात को रखेंगे भी, और यही बेहद निर्णायक बात होने वाली है। इसीलिए मिलिट्री तौर पर लगातार एंगेजमेंट की जा रही है, बातचीत की जा रही है, और चीन की तरफ से डिप्लोमेटिक बयान आ रहा है। फिर से हम आपको बता दें, इंडियन आर्मी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारतीय सेना के किसी भी जवान ने पार नहीं किया। जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है उसको मेंटेन किया जा रहा है, और 2005 के एग्रीमेंट को चीन को मानना पड़ेगा, और वो पीछे की तरफ हटे। जनरल बख्शी, आपके हिसाब से ये जो तस्वीरें अभी हम सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं, ये कितनी चिंता की बात है? अगर मेरे को यार जो टीवी स्क्रीन, एक मिनट, मुझे स्क्रीन के ऊपर वो दिखाए, मेरे को तो यहाँ लैपटॉप पे दिख ही नहीं रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, आपको वो इमेजेस नहीं दिख रही हैं, मैं आपको वो इमेजेस भेज देता हूं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने जो बुलाई है चीन के हालात पर जानकारी देने के लिए, 19 तारीख शाम 5 बजे, ये 2 दिन बाद का वक्त क्यों चुना गया, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जी हाँ, उसमें क्योंकि सभी जो दल है, राजनीतिक दल है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत ही ये बैठक बनी है, और आज की जो ऑलरेडी पीएम की बैठक है तो वैसी स्थिति में परसों शाम का ये समय चुना गया है, ताकि अलग अलग राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत होने वाली इस बैठक में शिरकत कर सके, और उन्हें ये बताया जा सके कि चाइना को लेके क्या पोजीशन है, सरकार क्या सोच रही है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, उन दलों की क्या राय है, इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवगत हो सके हैं। तो उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, 19 तारीख को शाम में 5 बजे होगी। देवेंद्र पराशर, क्या इसका मतलब ये भी है कि ये इस बात का संकेत है कि अभी 19 तारीख शाम 5 बजे तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होने जा रहा जिसको लेकर कहा जाए कि वहां पर अभी तनाव और बढ़ सकता है? और सुशांत, इसमें 2 चीजें। पहली बात तो ये कि जो आर्मी के स्तर पे किया जाना है, उन्हें लोकल लेवल पे ऑलरेडी वो अधिकार सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, और कल ही इंडिया टीवी ने इस खबर को बताया था कि उसके लिए उन्हें दिल्ली को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ग्राउंड पे अगर कुछ करना है तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं उस हालात से अपने स्तर पे निपटने के। सरकार के स्तर पे जो कुछ किया जाना चाहिए, कूटनीतिक स्तर पे जो कुछ किया जाना चाहिए, बातचीत के स्तर पे जो कुछ होना चाहिए, वो यहाँ पे सरकार देख रही है। लेकिन ग्राउंड पे क्या कुछ होगा, मिलिट्री अपने हिसाब से उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, जैसा सामने वाला स्थिति जैसा क्रिएट करेगा उस पर वो रिस्पॉन्ड करेगी। ये ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। जी सर। या फिर इसको उल्टा भी देखे देवेंद्र, कि जो होना है वो अभी 19 तारीख शाम 5 बजे के पहले होगा और उसके बाद सारी पार्टियों को ब्रीफ किया जाएगा? और देखिए, चाइना को लेके शुरू से ही जब से विवाद खड़ा हुआ है, सरकार के स्तर से बार बार इस बात को कहा गया है कि तुरंत समाधान निकलने की कोई तस्वीर नहीं दिख रही है और ये समस्या लंबी चलेगी। और जैसा कि बहुत पहले इंडिया टीवी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताया था, पहली बार जब ये मामला आया था, कि सरकार का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि 1 दौर या 2 दौर की बातचीत में ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। उस समय तब जबकि तनाव इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, इस तरह से चीजें बिगड़ी नहीं थी। अब तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आपने देखा कि दोनों पक्ष किस प्रकार से ज्यादा उलझे ग्राउंड पे, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पे कोई त्वरित समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा। समय इसमें ज्यादा लगेगा। सरकार इस बात को मान रही है, उसके लिए जो कुछ प्रयास किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ मिलिट्री को ग्राउंड पे प्रेजेंट दिया गया है। ठीक है, बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, अगर आप वो तस्वीरें देख पाए क्या, जो सैटेलाइट इमेजेस हम दिखा रहे थे? आप मेरे को तो कोई सैटेलाइट इमेजरी लैपटॉप पे नहीं आ पाई है। ठीक है। लेकिन देखिए, मैं वाकफ हूं और गालवान एकमात्र जगह है जहां पे एलएसी के ऊपर कोई जो है दो राय नहीं। इट इज नॉट अ ट्रांसग्रेशन, इंट्रूजन की है हमारे इलाके के अंदर, और ये इलाके का जो सामरिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है। जो कि आपका गालवान और श्योक रिवर जंक्शन है वो 5 किलोमीटर दूर है एलएसी से। उसके साथ साथ बाई बैंक के साथ साथ गालवान श्योक रिवर के हमारी सड़क जाती है दारबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्दी। ये बड़ी कोई 19 साल के बाद ये सड़क बन चुकी है।
बड़ी ही मुश्किल से हमने ये सड़क बनाई है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये जो चीन ने 3 किलोमीटर अंदर आए थे और ये जो हाइट्स हैं, गालवान रिवर घाटी की जो हाइट्स हैं जो कि ओवरलुक करती हैं हमारे डीबीओ रोड को, वो बहुत ही जो है खतरनाक था, क्योंकि वो तो हमारी सड़क को काटने का काम करता है। सड़क बनाने का फायदा क्या अगर हम चीन को उसको काटने दें? ये तो कारगिल की स्थिति हो गई। फिर साहब जो बातचीत हुई उसमें कहा गया कि ये 3 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं, 2-2.5 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। मतलब कि जो हाइट्स जो हैं जो कि ओवरलुक कर रही है शौक अपनी रोड को, दौलत बेग ओल्दी रोड को, वो उन्होंने खाली कर दी है। लेकिन उनका जो कि कंटेंशन का एरिया है, वो कह रहे हैं साहब कि शौक से गालवान नदी आप ये सड़क नहीं बना सकते, जबकि ये हमारा इलाका है। हम उनके इलाके में कभी ये हस्तक्षेप नहीं करते कि वो कहां सड़क बना रहे हैं, कहां नहीं बना रहे, वो उनका सॉवरेन टेरिटरी है। तो हमारी सॉवरेन टेरिटरी में इस तरह उनका हस्तक्षेप करना ये तो सरासर गलत है। और हमारा यही मांग रही है कि जो स्टेटस को एंटी था 1 अप्रैल इस साल का, आप उस पर वापस जाइए। मनीष, ये जरा बताइए, ये जो सैटेलाइट इमेजेस हम दिखा रहे हैं इसमें चीन ने क्या किया वो तो दिख रहा है। भारत की जो तैयारी है उसके लिहाज से भी अगर आप दर्शकों को बताएं कि अगर 100 गाड़ियां चीन की दिख रही हैं तो भारत की कितनी गाड़ियां वहां खड़ी हैं, भारत के कितने सैनिक खड़े हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत की भी तैयारी जबरदस्त है वहां पर। सुशांत, पहले तो मैं आपको इस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास जो आपको ये सैटेलाइट इमेजेस में चीन का डिप्लॉयमेंट दिख रहा है उसके ठीक सामने का डिप्लॉयमेंट बता दूं। भारतीय सेना की इस समय पूरी 3 ब्रिगेड जो इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के रीजन पे डिप्लॉय है। पेंगोंगसो के फिंगर 4 फिंगर 5 के से लेकर डेमचौक, उसके बाद चुमार और फिर उससे होते हुए डीबीओ, ये जो पूरा एरिया है स्ट्रेटेजिकली इसे लॉक के 1:2 के रेशियो में कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि चाइनीज से पीएलए का जहां एक जवान खड़ा है तो भारतीय सेना अपने पूरे दमखम और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ वहां पर तैनात है। दूसरी बात, यहां पर जो कॉम्बैट आर्मर ग्रुप है भारतीय सेना के, उनकी तैनातगी की गई है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जो टैंक्स हमारे ऑलरेडी थे उनको मूव किया गया, आर्टिलरी गन्स वहां पर मूव की गई हैं और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के साथ यानी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान और साथ में पूरे इक्विपमेंट के साथ वहां पर तैनात हैं। इसीलिए आप उस एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल भारतीय वायुसेना का भी देख रहे हैं, साथ में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है उनकी मूवमेंट भी देख रहे हैं, साथ में आर्टिलरी मूवमेंट उनको डिप्लॉय किया गया है। लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का ये स्ट्रेटेजिक एरिया है। दुर्बुक से लेकर डीबीओ तक का ये 255 किलोमीटर का रोड है, कह रहे हैं जिसके ऊपर ये फीडर रोड, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, और दर्शकों के लिए मैं दिखाऊं, ये अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सारे चीन के सैनिक और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और टेंट हैं, तो मनीष आप ये कह रहे हैं कि इसी के ठीक सामने ये जो हिस्सा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जहां पर भारत के भी सैनिक मौजूद हैं। मनीष ये बता रहे हैं कि इस हिस्से में भारत ने भी पूरे एरिया को एक तरीके से रोक दिया है कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते और यहां से आपको पीछे ही जाना होगा। मैं ठीक कह रहा हूं मनीष? हाँ, बिल्कुल सही बात है सुशांत, और यही वजह है कि डेडलॉक की कंडीशन बनी हुई है और चाइनीज पीएलए बौखलाहट में है, परेशान है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही। क्योंकि आप देखेंगे जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन है, उनका एक सांकेतिक तौर पर जो मैसेज है वो चाइनीज पीएलए को ये बताता है, जो ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर वहां पे मौजूद है, कि भारतीय सेना उनकी तरफ आ रही है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ट्रीटी के मुताबिक बिल्कुल ये क्लियर है कि हम अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट हैं और 1 इंच भी चाइना को आगे नहीं आने दे रहे। और यही वजह है कि जब 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर वहां पर गए और उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट के तौर पर वो पीछे की तरफ जाएं, 5 किलोमीटर पीछे जाएं, और ये वायलेंट फेस ऑफ हुआ। सुशांत, आपको इस पूरे लद्दाख के रीजन को इस तरीके से देखना होगा, गलवान का इलाका, गोगरा पोस्ट का एरिया और फिर उसके बाद पेंगोंगसो, इसके साथ साथ कनेक्टिंग दुर्बुक से लेकर डीबीओ तक की 255 मनीष थोड़ा सा गलवान और समझाइए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें एक चीज तो आपने स्पष्ट कर दी कि यहां चीन के सैनिक भले हों, सामने भारत के सैनिक भी रास्ता रोके खड़े हैं, आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, मौका नहीं मिल सकता। अब एक चीज और समझाइए, ये पूरा इलाका क्या ऐसा ही है जहां पर ये वैली है, संकरा सा इलाका है, आसपास दुर्गम पहाड़ियां हैं, और जो अगर मान लीजिए फेस ऑफ की कंडीशन बनी भी तो वो बहुत बिल्कुल इसी संकरे इलाके में, जो इसमें संकरा दिख रहा है वहां थोड़ा चौड़ा होगा, लेकिन इतने ही इलाके में हो सकता है क्योंकि आसपास पहाड़ियां हैं।
सुशांत, इसको गलवान को अगर जैसे सैटेलाइट इमेजेस हैं उसके आधार पर भी, और मैं सिंबॉलिकली, क्योंकि मैं उस जगह पर खुद गया हूं और इस DSDBO रोड को पूरा मैंने ट्रेवल किया है, खासतौर पे जो न्यू ब्रिज बना है या फीडर रोड जहां तैयार हो रहा है, जो इस समय जो मेन मूवमेंट है उस जगह को भी, तो इसीलिए इस एरिया को अगर आप देखें तो अक्साई चीन से आता हुआ एक गलवान नाला है जो आपको इस रोड हेड के साथ में किनारे पे एक लाइन दिखाई दे रही है, दैट वो वाटर बॉडी गलवान नाले की है। और यही गलवान नाला कनेक्ट होते हुए सीधा करीबन इस एरिया से, जहां पर आपको ये गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, करीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे आने के बाद ये श्योक नदी में मिलता है। श्योक नदी एक तरीके से ट्राई जंक्शन है भारतीय पोस्ट और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का, और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का उस एरिया से जो मेन श्योक नदी है जो सीधा DSDBO रोड को टच करता है, दरअसल वो दिखने लगता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, अगर इससे 3 किलोमीटर आगे और चीन आता है तो वो इस एरिया पे बैठ के इस DSDBO रोड को, 255 किलोमीटर के इस रोड को पूरी तरह से डोमिनेट कर सकता है। आपको इसका रेफरेंस के तौर पे मैं आपको ये समझाऊं कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊपर बैठ गए थे और वो लगातार नेशनल हाईवे को निशाना बना रहे थे। इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी से समझिए। इसीलिए स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय सेना की सबसे ज्यादा बंदोबस्त पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 जो कि मेन एपिसेंटर था, उसके साथ साथ गलवान के इस इलाके में है। अब आप ये समझे कि ये जो एक बाउंड्री थिन लाइन आपको दिखाई दे रही है, दरअसल जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और चाइनीज PLA के जो बाकी कॉम्बैट व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको वाइड बिल्टअप एरिया दिखाई दे रहा है। वाइड बिल्टअप एरिया करीबन 15 से 20 की संख्या में एक साथ जो टेंट है चाइनीज PLA के वो हैं, और ये स्प्रेड में दिखाई दे रहा है, यानी एक स्प्रेड इधर है, दूसरा स्प्रेड उससे करीबन 100 मीटर की दूरी पर है, और यही रेशो के हिसाब से करीबन जो हमें बताया गया वो 80 से 90 टेंट्स यहां पर थे, और ये टेंट्स बड़े वाले टेंट है जिसमें 10 से 12 के लगभग जवानों की नफरी एक साथ रहती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसी बिल्टअप एरिया को लेकर लगातार तकरार हुआ। मनीष जो बता रहे हैं, मैं उसको एक बार थोड़ा सा और समझा दूं देवेंद्र पराशर के पास जाने से पहले। मनीष दरअसल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये दरअसल वैली है, और अभी चीन के सैनिक यहां पर हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सारे पहाड़ हैं, और जब वो करगिल से कंपेयर करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि करगिल में भारत के सामने यही चुनौती आई थी कि जो पाकिस्तान के सैनिक आए थे, इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, वो यहां ऊपर चढ़कर बैठ गए थे और भारत को यहां नीचे की पोजीशन में भारतीय सैनिक मौजूद थे, और जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करते थे तो चूंकि इनके पास स्ट्रैटेजिकली बेहतर पोजीशन थी, ये ऊपर से गोली चलाने का काम करते थे, और इन दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जाना भारत के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होता था। ये हम करगिल की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही ये इलाका भी है, ऊपर पहाड़ियां हैं, नीचे वैली का इलाका है, और अगर ये हाथ से निकल जाएगा तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए चीन यहां पर आना चाहता है, भारत चीन को यहां से भेजना चाहता है, यह तस्वीर साफ है। देवेंद्र पराशर के पास एक बार चलूंगा। देवेंद्र, हमने एक तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद सरकार ने सभी दलों को बताया, देश को बताया। हमने एयर स्ट्राइक देखी, उसके बाद देश को और दल को बताया गया। इस बार 19 तारीख को तमाम दलों को बुलाया गया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कुछ होने जा रहा है और उसके बाद बताया जाएगा, या होने के पहले सबको एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है? देखिए, दोनों प्रक्रिया अलग अलग है। जो होना है वो हो रहा है या आगे भी होगा, उसके लिए जो सभी राजनीतिक दलों की जो बैठक है वो मुख्यतः इस बात को लेकर है कि एक देश एक स्वर से इस मसले पे खड़ा रहे और सबको पता रहे कि क्या हो रहा है। आप देखें तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाइना को लेकर सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो उस लिहाज से सरकार के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत ही नेचुरल स्टेप है, वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर और उन्हें एक बार प्रधानमंत्री के स्तर पे उन्हें अपडेट कर दिया जाए चाइना को लेकर कि क्या कुछ पोजिशनिंग है, और उन दलों से भी कोई अगर सुझाव है तो उस सुझाव को ये ले लिया जाए, और फिर उसमें जो मैसेज है वो तो लाउड एंड क्लियर है कि भारत की सरकार चाइना को लेकर उनकी क्या नीति है। और सिर्फ उस एक प्रक्रिया के तहत आप कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक बुलाई गई है। जो स्टेप ग्राउंड पे उठाया जाना है वो तो अपनी तरफ से उठाया है। उसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत लगातार चल रही है, और दूसरा मिलिट्री को फ्री हैंड दिया गया है ग्राउंड पे कोई भी एक्शन लेने को जैसा उन्हें आवश्यक लगे। ठीक है, जनरल बख्शी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बात बस ये बता दूं कि ये 16 तारीख की सैटेलाइट इमेज है जो कि हम दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां पर गलवान नदी भी दिख रही है, श्योक नदी भी दिख रही है। जनरल बख्शी, एक बात बताइए कि क्या ये तमाम दलों को बुलाकर प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पर ब्रीफिंग देना, उनको बताना कि देश क्या कर रहा है, सोच रहा है, ये एक बेहतर कदम है, या वहां पर अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स हुई तो सरकार के लिए टेंशन और बढ़ जाएगी और सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, जब भी कोई तालीम है, ये एक बहुत सही और अच्छा और टाइमली कदम है।
कि आप देशम को, ऑपोजिशन पार्टीज को इन पिक्चर रख रहे हैं साहब कि ये हो रहा है, यही मांग थी विपक्ष की और अब उनके लिए हो रहा है, तो ये फालतू चेंचें बंद हो जानी चाहिए और हमको सबको एकजुट होकर चीन का जवाब देना चाहिए। वी मस्ट क्लोज रैंक्स, वी कैनॉट बी सीन एज स्क्वॉबलिंग, जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया है जिसमें 21 भारतीय जानें जा चुकी हैं। 21, दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट कैनॉट बी स्नीज्ड एट, इट कैनॉट बी ब्रश्ड अंडर द। पर सर अभी जो सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस दिख रहे हैं उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही। कई पूछ रहे हैं पीएम कहां छुप गए हैं। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके कहा कि आप तिब्बत में घुस के वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए चीन की सेना पर। इस तरीके के भी सुझाव आ रहे हैं। ये बहुत, देखिए ऐसा है कि एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमेशा एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। विपक्ष का काम है अपोज करना, ऑपोजिशन देना, और वो काम करे, लेकिन जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जहां दूसरे एक हॉस्टाइल देश का सवाल है, वहां सारी पार्टियां वो क्लोज रैंक्स करती हैं, वो इकट्ठे होकर जवाब देती हैं एज इंडिया। फिर वो कांग्रेस और बीजेपी और ये वो करके जवाब नहीं होता, वो तो एक इंडियन रिस्पांस होता है ना, एक नेशनल रिस्पांस होता है। तो ये नेशनल कंसेंसस, बाई पार्टिजन कंसेंसस नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे आना बहुत अनिवार्य है, और बड़ा सैड है कि हम ये देख नहीं रहे, हम केवल चिल्ल कौं देख रहे हैं। ठीक है सर, मैं इस पर भी लौटूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।